मैं हूँ कृष्णलता। आज हम कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक कृतिका के पाठ 1 जिसका शीर्षक है इस जल प्रलय में की समरी पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक प्रसिद्ध कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं, जिनका जन्म सन 1921 में गांव आरोही, जिला पूर्णिया, बिहार में हुआ था। इस पाठ के माध्यम से रेणु जी ने अपने गांव तथा बिहार के पटना शहर और अन्य क्षेत्रों में आई हुई त्रासदी, बाढ़ और जल प्लावन का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। लेखक के अनुसार उसने अपने गांव में बाढ़ की विभीषिका को देखा और सुना है, किंतु इस बाढ़ को उन्होंने भोगा भी है। बाढ़ एक ऐसी विभीषिका या प्राकृतिक आपदा है जिससे चारों ओर बर्बादी उत्पन्न हो जाती है। लोग एक एक चीज़ के लिए मोहताज हो जाते हैं। बहुत सारी परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ता है। अतः लेखक ने इसे जल प्रलय की संज्ञा दिया है। गंगा और उसकी अन्य सहायक नदियां जब बाढ़ के जल से अपने अपवाह क्षेत्र को प्लावित कर देती हैं तो उसका जनमानस पर, जनजीवन पर कितना भयानक प्रभाव पड़ता है, इसी को इस पाठ में विशेष रूप से दर्शाया गया है। लेखक ने बाढ़ के दृश्यों को बड़ी वास्तविकता मार्मिकता के साथ दर्शाया है। बीच बीच में भयावह बाढ़ के चित्र भी दिए गए हैं जो इसकी विभीषिका को पूर्णतः दर्शाते हैं। लेखक ने अपने गांव और उससे जुड़े क्षेत्र का वर्णन किया है। लेखक एक स्वयंसेवक की हैसियत से अपने ग्रामीण अंचल के तमाम क्षेत्रों में कार्य कर चुके हैं। लेखक के अनुसार उसने एक शहरी की तरह बाढ़ से उत्पन्न विभीषिका को भोगा है। वर्तमान स्थिति में पटना शहर में आई बाढ़ के बारे में वह अपने पूर्वानुभवों को याद करते हुए कहते हैं कि बाढ़ की बर्बादी केवल शारीरिक और आर्थिक रूप अर्थात सामान्य रूप से उसे प्रभावित नहीं करती है, बल्कि उसके साहित्य, अंतः मानसिक, सामाजिक जीवन की सच्चाई है। यह वर्णन बाढ़ आने से पहले का है। वह पटना में 1967 की बाढ़ को याद करते हुए लिखते हैं, वहाँ 18 घंटे तक बिना रुके वर्षा के कारण पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था। पटना शहर के सभी प्रमुख इलाकों में पानी भर गया है। लोग कई प्रकार के वाहनों से, मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा तथा पैदल भी बाढ़ के पानी को देखने आ जा रहे हैं। सभी के मन में बाढ़ के जल से प्लावित क्षेत्रों से संबंधित सूचना के प्रति गहरी उत्सुकता है। सभी जानना चाहते हैं कि किस क्षेत्र की स्थिति बाढ़ के कारण कैसी हो गई है। पानी की तेज धारा पर लाल हरे नियन विज्ञापनों की परछाइयाँ सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थी। लेखक अपने एक कवि मित्र के साथ एक रिक्शे वाले से बातचीत करते हुए उसके रिक्शे पर बैठा ये दृश्य देख रहा है। बाढ़ और उसके कारण पटना शहर के अस्त व्यस्त हुए जनजीवन के विषय में बताता है। पटना शहर में आई बाढ़ के भयंकर अनुभव का वर्णन करते हुए वह कहता है कि आकाशवाणी से प्रसारित समाचार को उस पर कान लगाए सुनते लोगों ने जब उद्घोषक के मुंह से यह सुना कि पानी किसी भी समय हमारे स्टूडियो में आ सकता है तो सबका दिल दहल उठा। सभी लोग यह सोचकर डरने लगे कि अब क्या होगा, किस तरह इस त्रासदी से बचा जाए। लेखक के अनुसार उसके अप्सरा सिनेमा पहुंचने पर और वहां से पटना के प्रसिद्ध गांधी मैदान का दृश्य देखने पर रामलीले की दशहरे की याद आती है कि ठीक वैसे ही भीड़ भाड़ की विभीषिका का दर्शन कर रही है। लेखक ये बताना चाह रहा है कि जिस तरीके से रामलीला का जब दशहरे का मेला होता है तो बहुत सारी भीड़ एकत्र होकर उस मेले का दर्शन करती है, उसी तरीके से इकट्ठे होकर लोग इस विभीषिका के दर्शन कर रहे हैं। लेखक ये सोचने लगा कि पटना शहर भी वैसे ही डूब जाएगा जैसे सुदूर दक्षिण भारत में धनकोष्ठी द्वीप जलमग्न हो गया था, क्योंकि चारों ओर की बर्बादी और भयावह का दृश्य से प्रतीत हो रहा था कि जल सबको समाहित कर लेगा। अब कुछ ना बच पाएगा, सब जलमग्न ही हो जाएगा। ऐसा कोई स्थान नहीं दिख रहा था जहां बाढ़ का पानी दिखाई ना दे रहा हो। सरकार के जनसंपर्क विभाग की गाड़ी
पटना शहर के राजेंद्र नगर इलाके में सावधान सावधान की उद्घोषणा कर रही थी। वे कह रहे थे कि हो सकता है कि बाढ़ का पानी रात 12 बजे तक लोहानीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाए, अतः वे सावधान हो जाएं। लेखक इन भयावह दृश्यों से विचलित होकर सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे नींद नहीं आई। अपितु उसकी स्मृति में 1947 और 1949 की बाढ़ के वे दृश्य आ गए, जब अपने गुरु स्वर्गीय सीतानाथ भादुड़ी के साथ वह गंगा की बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और सहायता कार्य के लिए गए हुए थे। लेखक के अनुसार उसके गुरु ने सुझाव दिया था कि सहायता सामग्री में सबसे पहले गहरे घाव की दवा, मिट्टी का तेल और माचिस होनी चाहिए। सन 1949 में महानंदा की बाढ़ से घिरे एक गांव में लेखक पहुंचे। गांव के बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप में ले जाने का कार्यक्रम था। परमान नदी की बाढ़ में डूबे हुए का मुसहरी में हम राहत बांटने गए थे। सन 1937 की बाढ़ आई थी और उसमें नाव को लेकर लड़ाई हो गई थी। 1967 की बाढ़ की याद करते हुए लेखक पुनपुन नदी के जल सैलाब को याद करते हैं। अचानक लेखक को यह याद आता है कि उसके मित्र और स्वजन तत्काल आई बाढ़ में फंसे हैं। शाम को एक बार पड़ोस में जाकर टेलीफोन करने के लिए चोंगा उठाया। बहुत देर तक नंबर डायल करते रहे, लेकिन टेलीफोन डेड होने के कारण उनसे संपर्क साधना भी संभव नहीं हुआ। लेखक बिस्तर पर बेचैनी से लेट गए, लेकिन फिर एक बार मन हुआ कि कुछ लिखा ही जाए। लेखक फिर अपनी स्मृतियों में वह दृश्य दोहराते हैं जब उसने बाढ़ के पानी में घिरी आसन्न प्रसवा महिला को गाय की तरह और एकटक लगाए देखा था। आखिर में लेखक को नींद आ गई। सुबह जब लोगों ने उसे हिलाकर जगाया तो उसने देखा कि जहाँ वह था उस जगह की और बड़ी तेजी से झाग फेन से भरा बाढ़ का पानी आ रहा था। दीवारें डूब रही थीं। पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा था, चढ़ रहा है। करंट कितना तेज है। सामने की ईंटें जल्दी जल्दी डूबती जा रही हैं। बिजली के खंभे का काला हिस्सा डूब गया। लेखक कहते हैं कि यदि उसके पास कैमरा या टेप रिकॉर्डर होता तो वह इस जल प्रलय को, उसके तांडव को अपनी यादों में सुरक्षित रखता। बाढ़ें बहुत आई, लेकिन यह तो साक्षात जल प्रलय था। लेखक के देखते ही देखते चाय वाले की दुकान, गोल पार्क, हरियाली सभी जलमग्न हो गए। उसका कहना है कि अच्छा है इस करुणामयी दृश्य के अंकन हेतु उसके पास कुछ भी नहीं, क्योंकि उसकी कलम भी चोरी चली गई थी। बाढ़ ने सब कुछ ले लिया था। वह स्वयं को हतोत्साहित और असहाय महसूस करने लगा था। आशा है समरी आपको समझ में आई होगी।